आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म के बारे में जो सस्पेंस, एक्शन और हीरोइज्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिल्म का नाम है एयरफोर्स वन। इस फिल्म में हम देखते हैं कैसे प्रेसिडेंट मार्शल, जो अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, अपनी लीडरशिप और करेज से एक प्लेन हाईजैकिंग का सामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक सन्नाटे और सस्पेंस के साथ। रात का समय है, अंधेरा छाया हुआ है और हमें दिखाया जाता है एक हेवीली गार्डेड रशियन मिलिट्री कंपाउंड। ये कंपाउंड है जनरल इवन रेडिक का, एक डेंजरस डिक्टेटर जो अपने रूल में हजारों लोगों को मार चुका है, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं। उसका ड्रीम है पुराने सोवियत यूनियन को दोबारा जिंदा करना, चाहे उसके लिए खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। एक ब्लैक ऑप्स हेलीकॉप्टर साइलेंटली हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। हेलीकॉप्टर से अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के एलिट कमांडोज धीरे से उतरते हैं, बिना किसी आवाज के। उनके चेहरे सीरियस हैं, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। उनका मिशन है जनरल रेडिक को जिंदा पकड़ना और उसे इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले करना। कमांडोज नाइट विजन गॉगल्स पहने होते हैं और एक एक करके कंपाउंड के सिक्योरिटी गार्ड्स को साइलेंटली मारते जाते हैं। हर एक कदम पे टेंशन बढ़ता है। एक गलती, एक आवाज और पूरा मिशन फेल हो सकता है। लेकिन ये सोल्जर्स हाईली ट्रेंड है। एक बंकर में जनरल रेडिक सोया होता है, बिल्कुल अनजाने में कि उसकी दुनिया बस कुछ ही मिनट में बदलने वाली है। कमांडोज साइलेंटली उसके रूम में घुसते हैं और बिना किसी रेजिस्टेंस के उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अमेरिका ने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को उसकी जगह दिखा दी है। मिशन सक्सेसफुल होता है और कमांडोज जनरल रेडिक को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। जनरल रेडिक के अरेस्ट के बाद सीन शिफ्ट होता है वाशिंगटन डीसी के सबसे मशहूर और पावरफुल जगह पर, व्हाइट हाउस। शाम का समय है, एक ग्रैंड स्टेट डिनर अरेंज किया गया है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल पर्सनली हिस्सा ले रहे हैं। डिनर का मौका स्पेशल है क्योंकि ये रशिया के नए प्रेसिडेंट के ऑनर में रखा गया है। हर तरफ पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट्स और जर्नलिस्ट की मुस्कुराते चेहरे दिख रहे होते हैं। प्रेसिडेंट जेम्स मार्शल पोडियम तक पहुंचते हैं। वो कहना शुरू करते हैं कि कैसे अमेरिका ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो अपने स्टांस में कठोरता लाए। फिर वो बोलते हैं एक हिस्टोरिकल और बोल्ड लाइन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नो लॉन्गर नेगोशिएट विथ टेररिस्ट्स। प्रेसिडेंट मार्शल अपनी बात में क्लियर होते हैं। उनका कहना होता है कि अगर अमेरिका हर बार टेररिस्ट के सामने झुकता रहा तो दुनिया में कभी शांति नहीं आएगी। उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइन नहीं होता, ये उनके बिलीफ का प्रमाण होता है। सबको लगता है कि प्रेसिडेंट ने अब एक ऐसे रुख की शुरुआत कर दी है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये सीन बताता है कि प्रेसिडेंट मार्शल एक ऐसे नेता है जो डिप्लोमेसी और डर के बीच डर को नहीं चुनते। प्रेसिडेंट मार्शल की पावरफुल और थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्पीच के बाद सीन शिफ्ट होती है एक और ग्रैंड सेटअप में, अमेरिका का सबसे सिक्योर और आइकॉनिक एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये फ्लाइंग फोर्ट्रेस है, एक उड़ता हुआ व्हाइट हाउस जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और हाई सिक्योरिटी होती है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल स्टाफ, अपनी वाइफ ग्रेस मार्शल और बेटी एलिस के साथ एयरफोर्स वन पर चढ़ते हैं। ग्रेस एक इंटेलिजेंट फर्स्ट लेडी है, पब्लिक वेलफेयर कॉजेज में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, लेकिन साथ ही अपने पति के डिसीजंस का सपोर्ट भी करती है। उनकी बेटी एलिस एक टिपिकल टीनेजर है जिसे पॉलिटिकल वर्ल्ड से ज्यादा अपने म्यूजिक और फ्रेंड्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो अपने पापा से भी काफी क्लोज है। उनके एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि उन्होंने फैमिली लाइफ और प्रेसिडेंट के ड्यूटीज के बीच का बैलेंस अच्छे से बना लिया है।
कुछ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होते हैं। उनमें कुछ अमेरिकन होते हैं और कुछ रशियन जर्नलिस्ट भी होते हैं। सब कुछ एक रूटीन फ्लाइट जैसा लगता है। फ्लाइट टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में प्लेन बादलों के बीच से गुजरता हुआ क्रूज मोड में आ जाता है। स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग सोने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम उन्हीं रशियन जर्नलिस्ट में से कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ कुछ सिग्नल एक्सचेंज करते हुए देखते हैं। उनके हाथों में कुछ मेटेलिक ब्रीफकेस है। उनमें सिर्फ पेपर्स नहीं, कुछ और भी है, कुछ डेंजरस। उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं, उनकी आंखों में वो नरमी नहीं, बल्कि एक मिशन की आगाज है। प्लेन के अंदर कुछ रशियन जर्नलिस्ट चुपके से अपनी कुर्सियों से उठते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम है इवान, अपने ब्रीफकेस से एक छोटा सब मशीन गन निकालता है। एक और रशियन उसी मोमेंट कॉकपिट के डायरेक्शन में चलता है। एक केबिन क्रू मेंबर जैसे ही उनकी तरफ आता है, उसे तुरंत मार दिया जाता। ये पहला सिग्नल होता है कि हाईजैक शुरू हो चुका है। अगले ही पल केओस। इवान और उसकी टीम अपने बंदूक निकालकर प्लेन के अंदर धमाका मचा देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में 3-4 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को मार दिया जाता है और अब पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है। हवा में एकदम गोलियों की आवाज गूंज जाती है। पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं और स्टाफ लोग कंफ्यूज्ड और पैनिक मोड में आ जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के कुछ एजेंट्स तुरंत प्रेसिडेंट को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। एक सीक्रेट टनल के जरिए प्रेसिडेंट को एस्केप पॉड तक पहुंचाना होता है। एक हाई टेक मेटल कैप्सूल जो इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट को प्लेन से अलग निकालकर सेफ्टी लैंड करा सकता है। टेररिस्ट को शक होता है कि प्रेसिडेंट बच चुके हैं, लेकिन उनका मिशन क्लियर है। प्लेन को कैप्चर करो, हॉस्टेज सिचुएशन बनाओ और अपने लीडर जनरल रेडेक की रिलीज डिमांड करो। इवान अपने टीम के साथ कॉकपिट में जाता है और पायलट्स को थ्रेट करता है। एक पायलट रेजिस्टेंस करता है और उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। दूसरा पायलट जान बचाने के लिए उनका कहना मान लेता है। अब प्लेन का कंट्रोल इवान के हाथ में होता है। ये बंदा सिर्फ टेररिस्ट नहीं, एक ट्रेंड, कोल्ड, रूथलेस मास्टरमाइंड है। उसकी आंखों में सिर्फ एक गोल है, रेडेक को छुड़ाना। फ्लाइट का इंटरकॉम ऑन किया जाता है। इवान अपनी शांत आवाज में कहता है, दिस प्लेन इज अंडर आवर कंट्रोल, कोऑपरेट एंड यू मे लीव। प्लेन में सब लोग सुनने लगते हैं। लोगों के चेहरे पर डर, शॉक और कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है। ग्रेस अपनी बेटी एलिस को गले लगाए रखती है। स्टाफ लोग हेल्पलेस है और टेररिस्ट अपने पोजीशंस ले चुके हैं। हर कॉर्नर पर, हर एग्जिट के पास एक गनमैन। लेकिन उन्हें एक बात का पता नहीं चला, प्रेसिडेंट मार्शल पॉड में घुसा नहीं था। उसने छुपकर एक लॉकर में जाने का फैसला किया। उसके अंदर एक सोल्जर अब भी जिंदा है जो अपनी फैमिली, अपनी कंट्री और अपनी जिम्मेदारी के लिए लड़ने वाला है। प्लेन में हर तरफ टेंशन का माहौल है। इवान और उसके साथी अपने मिशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट मान चुके हैं। एयरक्राफ्ट के सभी एग्जिट पॉइंट्स पर उसकी आदमी है। हॉस्टेजेस एक जगह इकट्ठा कर लिए गए हैं। उनमें फास्ट लेडी ग्रेस मार्शल और उनकी बेटी एलिस भी शामिल है। स्टाफ मेंबर्स, जर्नलिस्ट और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अब या तो मारे जा चुके हैं या जमीन पर हाथ उठा के बैठ गए हैं। सबको लगता है कि प्रेसिडेंट मार्शल या तो भाग गए हैं या फिर उन्हें भी मार दिया गया है। लेकिन वही होती है फिल्म की सबसे बड़ी ट्विस्ट, प्रेसिडेंट मार्शल जिंदा है और प्लेन में ही कहीं छुपे हुए हैं। एक छोटी कंपार्टमेंट के अंदर से प्रेसिडेंट धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा सीरियस है। उन्होंने अपने मिलिट्री पास्ट को कभी भुलाया नहीं। वो एक टाइम पर मेडल ऑफ ऑनर जीत चुके हैं और बैटलफील्ड के ट्रेंड वॉरियर रह चुके हैं। लेकिन आज बैटलफील्ड कोई जंगल या रेगिस्तान नहीं, बल्कि 40,000 फीट ऊपर उड़ता हुआ एक हाईजैक्ड एयरप्लेन है। वो धीरे से प्लेन के स्टोरेज और टेक्निकल सेक्शंस का सर्वे करते हैं। उनकी सोच स्ट्रेटेजिक है। कौन से कॉरिडोर में टेररिस्ट नहीं है, किस जगह से वो धीरे से मूव कर सकते हैं, कौन सा वेपन मिल सकता है, ये सब उनके दिमाग में चलता है। उन्हें एक बंदूक मिलता है एक मरे हुए एजेंट के पास से। वो उसे साइलेंटली उठाते हैं और अपनी मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं।
तभी उनका सामना एक टेररिस्ट से हो जाता है जो अकेला होता है। बिना आवाज किए प्रेसिडेंट उसके पीछे से जाके उसे टक्कर दे देते हैं। एक इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट उस टेररिस्ट को गिरा देते हैं और उसका वेपन ले लेता है। ये उनका पहला स्टेप होता है, एक क्लियर सिग्नल कि प्रेसिडेंट अब चुप नहीं बैठने वाले। दूसरी तरफ टेररिस्ट इवान अब अपना डिमांड ऑफिशियली अनाउंस करता है। उसका कहना है कि अगर अमेरिका ने जनरल रैडिक को 3 घंटे के अंदर रिलीज नहीं किया तो वो एक एक हॉस्टेज को मारना शुरू करेगा। पहले प्रेसिडेंट की वाइफ, फिर बेटी। पूरा वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस का क्राइसिस मोड एक्टिव हो चुका होता है। कैबिनेट मेंबर्स कंफ्यूज्ड है, क्या प्रेसिडेंट जिंदा भी है या नहीं। वाइस प्रेसिडेंट बेनेट टेम्पोररीली कमांड संभालते हैं, लेकिन उनके पास सिचुएशन की कोई क्लैरिटी नहीं होती। इस सब के बीच प्रेसिडेंट मार्शल चुप चुप के एक एक टेररिस्ट को मारते जाते हैं। वो एक सैटेलाइट फोन के सिग्नल को रिवायर करके अपने लॉयल मिलिट्री कॉन्टैक्ट को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं। दिस इज प्रेसिडेंट मार्शल, आई एम स्टिल ऑन बोर्ड। प्रेसिडेंट धीरे से उन कॉरिडोर्स में चलते हैं जहां से उन्हें कोई टेररिस्ट देख ना पाए। प्लेन के एक कार्गो सेक्शन में उन्हें कुछ और सर्वाइवर्स मिलते हैं, एक घायल सीक्रेट सर्विस एजेंट, एक मिलिट्री कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और एक एयरफोर्स टेक्नीशियन। सबके चेहरे थके हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को देखते ही उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठती है। लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि प्रेसिडेंट मार्शल खुद लड़ाई कर रहे हैं तो उनका हौसला दुगनी हो जाता है। वो घायल एजेंट के हाथ से एक रेडियो डिवाइस लेते हैं और उसे हैक करके एक लिमिटेड रेंज एन्क्रिप्टेड सिग्नल एक्टिवेट करते हैं। इस सिग्नल के थ्रू वो कॉकपिट में को पायलट तक मैसेज भेजता है। को पायलट भी सिग्नल मिलते ही एक्टिवेट हो जाता है। वो एक मैनुअल ओवरराइड चैनल खोलता है जिसे प्लेन का फ्यूल कंट्रोल और केबिन प्रेशर सेटिंग प्रेसिडेंट के ग्रुप के एक्सेस में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है हाईजैकर्स के पास अब सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके मार्शल उसकी पकड़ ढीली करना शुरू करते हैं। प्लेन के अंदर का सिचुएशन हर गुजरती मिनट के साथ टेंशन पैक्ड होती जा रही है। प्रेसिडेंट मार्शल अब अपने लॉयल टीम के साथ मिलकर काउंटर अटैक की प्लानिंग कर चुके हैं। प्रेसिडेंट मार्शल धीरे से अपनी टीम के साथ एक छुपी हुई इमरजेंसी हैच तक पहुंचते हैं। इस हैच से वो अपने प्लेन के एक अपर डेक वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचने वाले हैं, जहां से वो डायरेक्टली कॉकपिट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो उन्हें सबसे पहले फेस करना होता है वो है एक टेररिस्ट गार्ड जो अपने गन के साथ दरवाजे के पास छुपा होता है। प्रेसिडेंट मार्शल को देखते ही वो गार्ड अलर्ट हो जाता है, लेकिन मार्शल के पास एक टेक्निक होती है। वो अपने साथ लाए गए स्मॉल कैलिबर गन को निकालते हैं और एक शॉट मारते हैं। गार्ड बिना आवाज के गिर जाता है। उन्होंने अब टीम को सिग्नल दिया। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट जिसे मार्शल ने अपने साइड रखा है अब उनके साथ चिपके से मूव करता है और एक और टेररिस्ट को मार डालता है। इवान अपने टीम के साथ कॉकपिट में बैठा होता है। वो पायलट को धमकी देता है और प्लेन के डायरेक्शन को रशिया के एरिया की तरफ टर्न करने को कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट मार्शल अब तक अपने कंट्रोल के एरिया में आ चुका है और वो एक एन्क्रिप्टेड कोड सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम से व्हाइट हाउस को भेजता है। ये मैसेज किसी भी हाईजैकर के अंडरस्टैंडिंग से बाहर होता है। ऑपरेशन लिबर्टी एक्टिवेटेड, प्लान बी एंगेज्ड। प्रेसिडेंट मार्शल अपने बैकअप एजेंट को दरवाजे के फ्यूल कंट्रोल रूम में भेजते हैं, जहां से वो प्लेन की स्पीड और डायरेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे ही टेररिस्ट अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, सडनली प्लेन का एंगल और स्पीड चेंज होती है। हाईजैकर्स को लगता है कि उनके कंट्रोल में कुछ गड़बड़ हो गई है। प्लेन अब एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में आ चुका है। हाईजैकर्स ने अपने पोजीशंस पकड़ लिए हैं और प्रेसिडेंट मार्शल ने अपनी टीम के साथ उनका काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। लेकिन अब उनका सबसे बड़ा चैलेंज है इवान। प्रेसिडेंट मार्शल जो अब तक अंडरग्राउंड में मूव कर रहे थे, अपने टीम के साथ फाइनली कॉकपिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इवान के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। इवान का प्लान ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को मारकर बाकी लोगों को कंट्रोल कर ले, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी एक आखिरी मूव होता है। वो अपने साथ लाए गए स्मॉल कैलिबर गन को धीरे से निकालते हैं और अपनी फाइनल मूव करते हैं। जब इवान अपने
गन को प्रेसिडेंट की तरफ करता है तो प्रेसिडेंट गोली चला देते हैं, एक ऐसे एंगल से कि इवान का गन उसके हाथ से निकल जाता है। 1 सेकंड में ही इवान न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब इवान जमीन पर गिरा तो उसकी आंखों में सिर्फ शॉक था। उसके ख्याल में उसने जो सोचा था वो कभी सच नहीं हो सका। प्लेन के अंदर अब एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है। प्रेसिडेंट मार्शल अपने टीम के साथ प्लेन के कंट्रोल सिस्टम्स को रिकॉन्फ़िगर करते हैं और प्लेन को सेफ मोड में लैंड करने की कोशिश करते हैं। एक इंटेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रेसिडेंट को भी रेस्क्यू एयरक्राफ्ट में सेफली खींच लिया जाता है। पूरी दुनिया इस हीरोइक रेस्क्यू को देख रही होती है। जब प्रेसिडेंट सेफली दूसरे एयरक्राफ्ट में आते हैं तो अनाउंसमेंट होती है, लिबर्टी 24 इज नाउ एयरफोर्स 1। ये लाइन बताती है कि जहां प्रेसिडेंट होता है वही देश की ताकत होती है। तो दोस्तों, ये थी एयरफोर्स 1 की कहानी, जिसमें हमने देखा कैसे एक प्रेसिडेंट अपने करेज के साथ सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी बचाया। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी को पहचानता है और सबको बचाता है। प्रेसिडेंट मार्शल ने अपनी जान की कीमत पर अपने मॉरल वैल्यूज को समझा और अपने बहादुरी से अपने देश को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।